क्लास 10वीं के फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट नंबर 2 होने जा रहा है। कहता है किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण के जो समूह होते हैं, झुंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो किरण के पुंज को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण के पुंज को किरण पुंज कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 121 कहता है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपन पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है, पूर्ण रूप से, अंशतः अपरिवर्तित रहता है, अवशोषित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 121 का 121 नंबर का हो जाएगा ए, पूर्ण रूप से जो है वह प्रकाश को परिवर्तित करता है। प्रकाश को जो है वह पूर्ण रूप से जो है क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। आगे नंबर क्वेश्चन है 122, कहता है कांच का मतलब है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम कहते हैं जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसके बाद कहता है कि से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है? पारदर्शी माध्यम से अगर प्रकाश गुजरेगा तो क्या होगा? कुछ भाग परिवर्तित होता है, कुछ भाग अपरिवर्तित रहता है, कुछ भाग अवशोषित होता है। ए बी सी तीनों कौन हो जाएगा? 122 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी। कुछ भाग परावर्तित करता है, कुछ भाग अपरिवर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 123 कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 123 का ए हो जाएगा, कम होता है। अगर हम वायु की बात करें, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वायु में जो है प्रकाश की चाल होते हैं 3 लाख, कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद प्रकाश निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है प्रकाश की किरणें हो सकती हैं दर्पण द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपरिवर्तित, लेंसों द्वारा अपरिवर्तित, फोकसित, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? 124 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण द्वारा भी परावर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपरिवर्तित, फोकसित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 कहते हैं किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? जो हमारा आपतन कोण होते हैं और निर्गत कोण में क्या संबंध है? बराबर होगा, आपतन कोण बड़ा होगा, निर्गत कोण छोटा होगा, निर्गत कोण बड़ा होगा, आपतन कोण छोटा होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपतन कोण के बराबर हो जाएगा और निर्गत कोण। आपतन कोण के बराबर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश हमको क्या प्रदान करता है? कांच, रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? 126 का डी हो जाएगा, कांच रेशा से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन और इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 126 का। क्वेश्चन ये कहता है प्रकाश तरंग होता है। प्रकाश जो तरंग है, प्रकाश का जो लाइट का जो तरंग है वह क्या होता है? वह क्या होता है? चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत तरंग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 128 कहता है प्रकाश तरंग क्या होता है? प्रकाश का जो तरंग है वह क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। 128 कहता है प्रकाश की निर्गत में चाल C1, प्रकाश के माध्यम में चाल V1, तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा? तो अपवर्तनांक का मान हो जाएगा ए नंबर। क्या अपवर्तनांक को हम n से सूचित करते हैं?
C1/V1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश निर्बाध की चाल अगर C1 है और प्रकाश की माध्यम में चाल V1 है तो अपवर्तनांक हो जाएगा n बराबर C1/V1। क्या हो जाएगा? C1/V1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की क्या होता है? वो समांतर, एक ही सरल रेखा में समांतर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 129 का सी हो जाएगा। जो होती है वह किरण वह समांतर होती है। क्या होती है? तो समांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट सही हो जाएगा। 29। उसके बाद अगला क्वेश्चन 130, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 डिग्री जो होते हैं वही हो जाते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? चंद्रमा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण। अगर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होगा तो तारा नहीं टिमटिमाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा जो होते हैं क्या नजर आते हैं हमको? टिमटिमाते नजर आते हैं रात को। 132 नंबर क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आंख को तारे दिखता है टिमटिमाते हुए, चमकते हुए, धुंधला होते हुए, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 132 का ये हो जाएगा। तारा जो हमको दिखाई देता है आंखों पर रात में वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या आते हैं? रात में वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, या नहीं होगा? ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। 133 कहता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। वास्तविक स्थिति, आभासी स्थिति, किसी स्थिति का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 133 का बी नंबर हो जाएगा। आभासी स्थिति होगा। क्या हो जाएगा? आभासी स्थिति होगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन जो है तो उस समय क्या पता चलता है? आभासी पता चलता है, जिसको हम काल्पनिक भी नाम देते हैं। कहता है किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय कंपन के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 134 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है चपटी प्रतीत होता है। ठीक है। 135 कहता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होता है? छोटका अक्षर को पढ़ने के लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से भी किसका हम प्रयोग करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हमको प्रयोग करना होगा। छोटका अक्षर को पढ़ने के लिए जो हमको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा हमको क्या करना होगा? लगाना होगा। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण में, समतल और अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 136 का ये हो जाएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। 137 कहता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये भी दोनों से। क्या हो जाएगा? 137 का डी हो जाएगा। अवतल भी बनता है, अवतल दर्पण भी बनता है और उत्तल दर्पण भी बनता है। ठीक है, अवतल भी बनता है और उत्तल भी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन 138 कहता है उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। कैसा बनता है प्रतिबिंब? तो यह प्रतिबिंब जो है बनता है काल्पनिक और सीधा। क्या बनते हैं? काल्पनिक बनेगा और प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेंगे? सीधा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस का जो क्षमता है वह क्षमता कितना हो जाएगा? तो वह क्षमता हो जाएगा प्लस पूंछ डायोप्टर। क्या हो जाएगा? प्लस पूंछ डायोप्टर हो जाएगा। अगर 20 सेंटीमीटर है तो वह हो जाएगा प्लस पूंछ डायोप्टर। ठीक है। उसके बाद है 139 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल को, कांच को, प्लास्टिक को, मिट्टी को, किसको? तो 139 नंबर का हो जाएगा मिट्टी। जो मिट्टी होता है, मिट्टी को हम लेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए अब मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 140 जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ लेकिन दूसरा तल समतल हो कर जाता है तो वह अभिसारी होगा, अपसारी होगा। एक तरफ प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ प्रकाश डालने पर अपसारी। यह समतुलो उत्तल लेंस होगा। क्या हो जाएगा 140 का? डी नंबर हो जाएगा, समतुलो उत्तल लेंस हो जाएगा। जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ, एक तल क्या रहेगा? उभरा हुआ, और दूसरा तल क्या होगा? समतल अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? समतुलोत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। 100 100 जो है 42 नंबर क्वेश्चन कहता है दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? कितना होता है? तो यह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होता है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी होते हैं, एफ जो होता है, वह +50 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। 143 कहता है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहता है फोकस पर अनंत पर फोकसांतर से कम दूरी पर इनमें से कोई नहीं। कहाँ प्रतिबिंब रहता है? तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा तब यह बीम बनेगा। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी वह क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बीम का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कहाँ रखेंगे? तो इसको हम लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर। कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल अवतल लेंस का, इनमें से कोई नहीं। किसका जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होते हैं वह क्या होता है? धनात्मक होता है। क्वेश्चन 147 कहता है यू बी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। कौन हो जाएगा? 147 का बी, 1/v-1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र होता है 1/v-1/u बराबर 1/f। यह जो है लेंस का क्या है? सूत्र है। इसको याद रखना है। 148 कहता है अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सदा क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 148 का ए हो जाएगा, धनात्मक होता है। हम जानबे करते हैं कि अवतल लेंस में जो है, अवतल लेंस जो होते हैं वह धनात्मक ही होता है। 149 कहता है उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m क्या होता है? तब हो जाएगा 149 का बी, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस अगर पूछ दिया,
उत्तल लेंस पूछ दिया तो ऋणात्मक होता है आवर्धन, और अवतल अगर पूछ दिया, अवतल पूछ दिया अवतल लेंस, तो वह धनात्मक हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक धनात्मक, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऋणात्मक होते हैं। क्या होता है अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, मात्रक विहीन क्या होते हैं, यह मात्रक विहीन होते हैं। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। ठीक है। 152 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन एम जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये भी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो यह धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। 153 नंबर कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता। कौन हो जाएगा, 153 का दो होता है। लेंस के मुख्य फोकस की जो संख्या है, फोकस दूरी की संख्या कितना होता है, दो होता है। 154 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखने पर आभासी सीधा प्रतीत बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा 154 का, डी हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर भी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भी। ठीक है। 155 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस के सामने सामने 21 और अनंत के बीच कोई बीम रखा है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा। क्या हो जाएगा, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है। 156 कहता है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है 1/f, एफ 1/p, पी क्या हो जाएगा 156 का, ए 1/f होता है। क्या होता है, 1/f, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस, समतल उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, समतला उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा 157 का, सी हो जाएगा, उत्तल लेंस होते हैं। क्या, कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, +200 सेंटीमीटर। 158 के क्या हो जाएगा, बी -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे, -20 सेंटीमीटर। 159 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, एक प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। 160 कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब है। कैसा होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, से दूर चला जाता है, अभिलंब से 45 डिग्री के कोण पर रहता है, अभिलंब के समांतर हो जाता है। तो 160 का बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है, क्योंकि प्रकाश जब सघन से, सघन का मतलब हुआ कम, अब विरल मतलब हो गया ज्यादा, अगर सघन मतलब कम से अगर ज्यादा की ओर जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा प्रकाश। ठीक है, दूर भाग जाएगा प्रकाश। प्रकाश जैसे यह है तो अगर यह जो है, अगर यह सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है, अगर प्रकाश आ रहा है तो यह इधर नहीं निकल के, सीधे नहीं निकल के, यह दूर भागत चला जाएगा। ठीक है। 161 नंबर कहता है अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान क्या होगा, v/c इंटू v। सभी कथन सत्य है। कौन हो जाएगा 161 नंबर का, ए हो जाएगा c/v। क्या हो जाएगा, c/v होगा। प्रकाश वेग अगर c है और प्रकाश एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक c/ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है। 162 का क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साधारण परावर्तन, अपवर्तन, पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक
परावर्तन क्या हो जाएगा 162 का डी नंबर, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आर बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, साइन आइन बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। क्या हो जाएगा ई सॉरी हो गया, सी का हो जाएगा साइन आई गुना साइन आर,